Hello students, welcome back to the channel and today I am here with class 11th microeconomics. Today we are going to discuss the very important topic of the chapter and our today's topic is production possibility curve or in short you can say PPC. ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो डोंट मिस टुडेज लेक्चर, just focus here. If any kind of confusion or doubt, any queries, you feel free to ask. You are write in a comment box. Definitely, I will give you answer. Okay. So before defining the definition of the PPC, we just go through the assumptions of PPC. कि PPC के assumptions क्या हैं? ये assumptions जिनके help से हम PPC को draw करते हैं. ठीक है ना? तो assumptions के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पहली assumption जो यहाँ पे दी है वो है आपका economy produces two goods only. पहली एजम्पशन मतलब मान्यताएं जिनको हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो पहली जो बात हम यहाँ पे मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. तो क्या ये भी कोई एजम्पशन है कि केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, हम देख रहे हैं कि हम बहुत नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. लेकिन यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी के अंदर केवल दो ही गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या हम दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. तो ऐसा एज्यूम क्यों किया गया है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्व की. कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जब किसी भी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं. ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्व की. तो वी नो वेरी वेल दैट देयर आर ओनली टू एक्सिस. जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें दो ही एक्सिस होती है, एक्स और दूसरा वाई. तो केवल दो ही चीज को आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया कि इकोनॉमी के अंदर केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है. गॉट इट? ओके. द सेकंड इज दैट टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होगा. तो ये भी 100% ट्रू नहीं है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से क्या हो रही है? अपडेट हो रही है, अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रहा है. तो रोज नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है. तो ये भी कोई 100% फैक्ट वाली बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. लेकिन हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी गुड्स हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट. उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक. The third one is resources are not equally efficient in production of all type of goods. जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो भी रिसोर्सेज आप ले रहे हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपको समझनी है कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है. आप गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हम लैंड का यूज करते हैं, लेबर है, कैपिटल है, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं. तो उससे कहा ये सारी चीजें एक सारे गुड्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है. ठीक, समझ में आया? नहीं आया? ओके, चलिए आपसे लेते हैं कि सपोज अगर एक स्टूडेंट है जो फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है तो क्या ये जरूरी है कि वो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस सारे गेम बहुत अच्छे खेलेगा? बिल्कुल नहीं ना. आपका एक फील्ड होता है, एक चॉइस होती है आपकी कि एक पर्टिकुलर गेम में आपका इंटरेस्ट होता है, उसमें आप अपना 100% देते हैं. लेकिन अगर फुटबॉल के स्टूडेंट को मैं बोलूँ कि बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो जितना अगर वो 100% फुटबॉल में दे रहा है तो वहाँ पे 100% नहीं दे पाएगा. ठीक है ना? इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर गेम के लिए. मैं उसको बोलूँ कि कबड्डी या खो खो खेलना है तो वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो अगर आपकी हम बात करें तो आप हर फील्ड में क्या है? एक्सपर्ट नहीं हो सकते. ठीक है, तो उसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी अगर मैं लेबर की बात करूँ तो लेबर हर तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट नहीं होगा. या मैं आपका लैंड की बात करूँ, अगर सपोज एक प्लॉट है, एक लैंड है मेरे पास. ठीक है, सपोज ये पीस ऑफ लैंड है. ठीक, इस लैंड को मैं अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं इस पर खेती कर सकता हूँ, इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकता हूँ. ठीक है, सपोज मैंने चूज किया कि इस लैंड के ऊपर मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इस लैंड से मुझे 10 क्विंटल क्या हो रहा है? 10 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन हो रहा है. इस पूरे लैंड से मैं 10 क्विंटल गेहूँ की खेती कर रहा हूँ, मुझे साल में 10 क्विंटल गेहूँ मिल जाते हैं. ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि इस लैंड पर अगर मैं कॉटन का प्रोडक्शन करूँ तो मुझे कॉटन का प्रोडक्शन भी 10 क्विंटल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है. या इस लैंड पे मैं राइस का प्रोडक्शन को राइस का प्रोडक्शन भी 10 क्विंटल हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर एक लैंड की अपनी क्वालिटी होती है, सॉइल की अपनी क्वालिटी होती है. कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए वो सॉइल परफेक्ट होती है कि नहीं होती है? अगर हम यहाँ यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे वीट का या राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. लेकिन अगर यहाँ की चाय की खेती करने लगूँ, ठीक है ना, अगर मैं टी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करूँ तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मुझे सक्सेस मिलेगा टी का प्रोडक्शन करने में? नहीं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, सोयल की क्वालिटी जो है वो क्या है? टी के प्रोडक्शन के लिए क्या सूटेबल नहीं है. डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन करने लगूँ तो यहाँ पे क्या कॉटन का प्रोडक्शन उतना अच्छा हो पाएगा जितना गुजरात में होता है? नहीं, क्योंकि वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या है? बिल्कुल सूटेबल है. ठीक है, तो इस तरह से जो लैंड है, इस लैंड में क्या है? अगर आप बोले कि इसमें मैं कुछ भी उगाऊंगा और एक ही क्वांटिटी मुझे आउटपुट मिलेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है.
ठीक है ना। तो जो लैंड है ये भी हर तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वल एफिशिएंट नहीं है। गॉट इट? ओके। द फोर्थ वन इज हियर द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड का मतलब है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है हम उन्हें पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी संभावना है। जब पॉसिबिलिटी हमसे पूछी जाती है तो हम अपना बेस्ट देते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है हमने सारे लगा दिए हैं और उन सबको लगाने के बाद हम इतना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे कोई ऑर्डर मिला है, मुझसे ऑर्डर पे पूछा गया कि आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास इतना रॉ मटेरियल है, इतनी मशीनरी है, इतने लेबर है, इतना कैपिटल है, मैं और क्या है लगा सकता हूँ। तो सब कुछ लगाने के बाद मैक्सिमम मैं 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मेरी संभावना मैंने बताई कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर, मशीनरी, कैपिटल, मैंने सब लगा दिया और सब लगाने का मैं कहा मैं मैक्सिमम 50,000 दे सकता हूँ, यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये मैक्सिमम वाली बात जहाँ पे आ गई, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि जो भी रिसोर्सेज है हमने उन्हें पूरी तरह से क्या कर दिया है, एम्प्लॉयड कर दिया है, उन सबको हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? होप ये सारे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन की, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशन के बारे में पढ़ा कि किन अजम्पशन के बेस पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका डेफिनेशन का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो अजम्पशन हमने पढ़े, तो डेफिनेशन को समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इट शोज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे भी कर्व की बात होगी, जहाँ पे भी कर्व की बात होगी वहां पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो इट शोज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है ना, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, एंड गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उनकी हेल्प से। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये मान लिया जाएगा अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आप उसे फुली और एफिशिएंटली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। मीन देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, कि कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है आपका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर दो तरह के गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें आप शो करेंगे। ठीक है, और जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, जो रिसोर्सेज है आप उसे फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, उसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम स्केड्यूल की हेल्प लेते हैं। तो स्केड्यूल इज हियर, यू कैन सी इजीली। ठीक है, 4 कॉलम्स आर देयर। द फर्स्ट कॉलम इज द कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम 2 गुड्स की बात करें तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्स है उससे आपको 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 गुड्स ले लिए, पहला गुड्स मैंने वीट लिया, दूसरा गुड्स मैंने क्लॉथ का लिया, प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जब एक गुड्स का हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये पूरा एक लैंड था, मैं लैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ये लैंड है मेरे पास। ठीक है, इस पूरे लैंड के ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, कॉटन की खेती कर रहा हूँ। ठीक है, कॉटन कल्टीवेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो क्लॉथ है उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, तो मैंने क्या कर दिया, कॉटन का कल्टीवेशन पे स्टार्ट कर दिया। इससे पूरे लैंड पे मैं कॉटन कल्टीवेट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लैंड है, जो लेबर है, वो सारी क्या है, कॉटन की कल्टीवेशन में लगी हुई है। ठीक है, अभी कोई दूसरा गुड्स यहाँ पे नहीं ले रहे। तो पहला कॉम्बिनेशन जो हमने ए लिया जिसके अंदर वीट का प्रोडक्शन 0 है और कॉटन का जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, 10 होगा। क्लॉथ के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स का हो रहा है। ठीक, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट में जो वीट है उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके जो प्राइसेस है वो अच्छे मिल रहे हैं, उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, इसके एक पोर्शन पे क्या है, वीट का कल्टीवेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने इसका जो ये पोर्शन था, इस पोर्शन पे वीट का कल्टीवेशन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था, कॉटन। ठीक, पहले पूरे लैंड पे कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा था। अब उसमें से मैंने एक पोर्शन किसके लिए रख लिया, वीट के लिए रख लिया, दूसरा किसके लिए रख लिया, कॉटन के लिए। अब पहले पूरे पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर मैंने वीट ग्रोया तो इतना एरिया क्या हो गया आपका, कम हो गया। किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, तो कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो जो प्रोडक्शन है 10 से कितना हो गया, 9। तो क्लॉथ का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। 10 से कितना हो गया प्रोडक्शन आपका, 9 हो गया। और वीट का प्रोडक्शन आपका 0 से कितना हो गया, 1।
तो पहले वीट का प्रोडक्शन 0 था, लेकिन अब मैंने वीट के लिए एरिया कैप्चर कर लिया तो प्रोडक्शन 0 यूनिट से 1 यूनिट हो गया और इसका प्रोडक्शन 10 से 9 हो गया। इसका प्रोडक्शन कम हुआ और इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो मेरे पास लैंड लिमिटेड है, उसी से मुझे 2 गुड्स क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वीट का प्रोडक्शन था वो आपका बढ़ा है, तो कॉटन का प्रोडक्शन आपका कम हो गया। मुझे लगा मार्केट में, मैंने देखा इस साल कि वीट के प्रोडक्शन से मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कॉटन का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्लॉथ की डिमांड नहीं है, वीट की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका एक पोर्शन और कैप्चर कर लिया वीट के प्रोडक्शन में। ठीक है, मैंने इस पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, वीट का प्रोडक्शन। तो अब देखिए जो लैंड है वो वीट का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लैंड का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन है, जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए हम कॉटन प्रोड्यूस करें उसका एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लॉथ का प्रोडक्शन था ये 10 से 9, ये 2 यूनिट कम हो गया, और ये फिर 1 से 2 ये बढ़ गया। इसी तरीके से फिर अगर आप कॉटन का प्रोडक्शन और कम कर देते हैं तो वीट का प्रोडक्शन 2 से 3 हो जाएगा। अगर 4 से 0 हो गया तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। ठीक है, तो एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरे का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना। ठीक, तो अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो रिसोर्सेज पहले आप क्लॉथ को देते थे, अब उसमें से किसका शेयर होने लगा, वीट का। वीट को भी रिसोर्सेज आप देने लगे। ठीक है, तो वो क्या होने लगा, शेयरिंग होने लगी है। ठीक है, तो जिस जैसे इसका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि 2 गुड्स की हम बात कर रहे हैं, वीट और क्लॉथ की। अब एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा जो ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी कि हम यहाँ पे गेन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कम हो रहा है यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, जो कम हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस। पहले 10 था, फिर 9 यूनिट हुआ, 7 यूनिट हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, फिर क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। जो डिक्लाइनेशन है उसे हम बोलेंगे लॉस। पहले 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये बढ़ रहा है, इसको क्या हम बोलेंगे, गेन। ठीक है, तो जो इसका रेशियो है उसे हम बोलते हैं एमओसी। ठीक है, जो लॉस और गेन का रेशियो है, जो फ्रैक्शन आप निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एमओसी, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका टॉपिक आएगा वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आप इसको कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, सेकंड में देखिएगा एमओसी का जो फॉर्मूला है वो क्या, आपका लॉस अपॉन गेन, जितना आपको लॉस हुआ कितना आपको गेन हुआ। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है 10 से 9, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, और गेन कितने का हो रहा है, 1 का, 1:1। ठीक है, या क्या है, 1/1 है, लॉस अपॉन गेन है, तो 1/1, ये इसको हम लिख सकते हैं 1:1 और इक्वल्स टू 1। ठीक, फिर जो क्लॉथ का प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ, 9 से 7, तो लॉस कितने का हुआ, 2 यूनिट्स का लॉस, और गेन कितने का हुआ, 1 से 2 हो गया, तो गेन कितने का हुआ, 1 का। इसको 2:1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा 7 से 4 हुआ, तो लॉस हुआ 3 यूनिट्स का, गेन कितने का हुआ, 2 से 3, 1 का, 3/1, 3:1 और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ 4 से 0 हो गया, तो 4 यूनिट का लॉस हुआ, गेन हुआ 3 से 4, 1 का, तो इसको हम 4:1 और यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो ये आपका मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया कि अगर आप रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किस प्रोपोर्शन में देखिएगा, तो 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आ गया। जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा ऑर्डर में आ रहा है आपका, 1 2 3 4 ये आपका आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करती है एमओसी और एमआरटी के ऊपर। ठीक है ना, जिस हिसाब से आपका एमओसी आएगा, एमआरटी आएगा, अकॉर्डिंगली जो कर्व का शेप है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो 3 तरह के कर्व हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि मार्जिन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट आपने स्क्रू लेना है, 2 कॉम्बिनेशन कोर्स ले लिए, वीट और क्लॉथ ले लिया, आपको एक का प्रोडक्शन कम करना है, दूसरे का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, और अकॉर्डिंगली जो आपका एमओसी एमआरटी आ रहा है ये 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिएगा इसको हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास शेड्यूल था, अभी हमने शेड्यूल डिस्कस किया, उस शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्सिस लेनी है, एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। दोनों वैल्यूज आपकी यूनिट्स में है। ठीक है ना, ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट था आपका 1 2 0 1 2 3 4 था, 0 1 2 3 4 है, इक्वल इंटरवल पे आपको लेना है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है आपका 10 9 7 4 0 है, 10 मैक्सिमम है, तो 2 2 के इंटरवल्स पे हमने यहाँ पे 10 तक यूनिट्स ले लिए, 2 4 6 8 एंड 10। ओके, तो अब इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। पहला कॉम्बिनेशन 0 और 10 का है, जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो 0 है, क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना है आपका 10 है, 0 एंड 10। तो क्लॉथ आपका वाई एक्सिस पे है 10 ये रहा,
जीरो एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट आपका आ गया ये आ गया, ठीक है, पॉइंट इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन ए था। दूसरा कॉम्बिनेशन बी है 1 और 9 का, कि जो वीट का प्रोडक्शन है आपका 1 है, तो वीट आपका ये रहा, वीट आपका एक्स एक्सिस पे, वीट का प्रोडक्शन आपका 1 है, तो ये, और जो क्लॉथ का प्रोडक्शन 9 है, तो 1 के ठीक एग्जैक्टली ऊपर आप देखेंगे 9 आपका 10 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो ये आपका बी पॉइंट आ गया, ठीक। तीसरा कॉम्बिनेशन सी 2 एंड 7 का, वीट 2 और 7, तो 7 आपका 8 और 6 के बीच में आ जाएगा। तीसरा डी कॉम्बिनेशन, ये सी आ गया। डी कॉम्बिनेशन है 3 एंड 4 का, वीट 3, वीट ये रहा 3 ये रहा, और क्लॉथ का प्रोडक्शन 4 है, 4 ये रहा, तो 3 और 4 के ऊपर ये कॉम्बिनेशन आपका आ गया डी। लास्ट है ई 4 एंड 0, वीट 4 है और क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 है, तो ये एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, ये आपका ई पॉइंट है, ठीक है। जितने पॉइंट्स आए हैं आपके, आप इन सबको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, 0 सी ठीक। तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक कर्व आ गया आपका ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए, तो आपको क्या मिल गया, एक कर्व मिल गया। जो एक कर्व आया यही क्या है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, यही कर्व क्या आप कहलाएगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो जो पॉइंट्स है ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है टू गुड्स के, ए बी सी डी, जितने कॉम्बिनेशन हम जो रिवर्स सोर्सेज है टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से जो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन आया ए बी सी डी, और ए बी सी डी को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो ये जो आ गया आपका क्या आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो ये शेप बना है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं शेप को, कॉनकेव। जो शेप कैसी कहलाएगी आपकी, कॉनकेव शेप कहलाएगी। इसी तरीके से कॉन्वेक्स शेप भी हो सकती है, आपके स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एमओसी के ऊपर और एमआरटी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था। अगर एमओसी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा 1 2 3 4 या कुछ भी हो सकता है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो जो शेप होगा वो आपका कॉनकेव आएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, उल्टा होता है, ठीक है, 4 3 2 1, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। अगर कांस्टेंट आता है, एक जैसा आता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सारा सेम आ रहा है, 2:1 2:1 2:1 2:1, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो अभी हमने स्केड्यूल बनाया, फिर उसके बाद हमने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था कि अभी जो ग्राफ में हमने बनाया था उसका शेप कैसा आया था, इस तरीके का। इस शेप को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव शेप बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट फीचर वही है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। पहला पॉइंट ए बी सी डी ई इस तरीके से नीचे की तरफ आया था, तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड्स का स्लोप होगा। एज द प्रोडक्शन ऑफ वन काउंटी इंक्रीजेस, प्रोडक्शन ऑफ अदर काउंटी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दूसरी का प्रोडक्शन घटा रहे हैं। हम वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे थे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो 10 से 9, 7 आपका क्या होता, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो जो पीपीसी है, पहला फीचर इसका ये है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप है इसका, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउन में जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दूसरे का प्रोडक्शन घटा रहे हैं, ठीक। सेकंड हम बात करें पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो पीपीसी है इसका शेप किस तरह का आएगा, कॉनकेव शेप होगा। कॉनकेव क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका जो ऑर्डर था वो इंक्रीजिंग था, 1 2 3 4, आप स्केड्यूल में देख सकते हैं, तो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल दो ही यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी पीपीसी की है। द फर्स्ट वन इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इसका स्लोप है डाउनवर्ड है, लेफ्ट से डाउन राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप पे मूव करेगा। और जो इसका शेप आएगा वो कॉनकेव शेप आएगा। कॉनकेव शेप के पीछे जो रीजन है दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो एमओसी है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसका शेप क्या है, कॉनकेव है। अगर इसका ऑर्डर डिक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव शेप नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन पीपीसी। पीपीसी है वो चेंज हो सकता है, ये नहीं कि एक फिक्स पीपीसी आपको मिला तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। एंड चेंजेस भी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट कैन बी शिफ्ट और रोटेशन। पीपीसी में शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है। शिफ्ट भी आपके दो तरफ हो सकता है, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। जो पीपीसी आपका गिवन पीपीसी है, इट कैन शिफ्ट इधर टू द राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा।
Same way the rotation can be of in two direction, rightward or leftward. It will rotate to the rightward side or it will rotate to the leftward side. Okay, तो चेंज इन पीपीसी मीन्स शिफ्ट और रोटेशन पीपीसी। जो शिफ्ट पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपका, वो शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट होने का मतलब है कि पुरानी पोजीशन को छोड़ के नई पोजीशन पे आएगा, ठीक है, या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा। रोटेशन में भी क्या है आपका, रोटेट होगा, इसमें या तो राइट में रोटेट होगा या तो लेफ्ट में रोटेट होगा। रोटेट कैसे होगा अभी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं शिफ्ट की, ठीक है। और शिफ्ट में दो कैटेगरीज रखी है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो वी आर डिस्क्राइबिंग वन बाय वन। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटवर्ड शिफ्ट, कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसके अंदर आपने पढ़ा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके अंदर हम दो गुड्स का सेट ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आप ले रहे हैं। हमने व्हीट और क्लॉथ का एग्जांपल लिया था, हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर व्हीट के प्रोडक्शन के लिए और क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए, दोनों ही गुड्स के लिए अगर क्या होता है आपका इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा आपका, अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो पीपीसी अपनी पहली पोजीशन को छोड़कर राइट साइड में किधर इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ेगा तो रिसोर्सेज बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इट विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। और दूसरी चीज है इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी हेल्प से ही प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इन दैट कंडीशन आल्सो पीपीसी शिफ्ट टू द राइट साइड, बट फॉर बोथ द गुड्स। लेकिन कब, जब दोनों ही गुड्स के लिए रिसोर्सेज बढ़ेंगे और दोनों ही गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। गॉट इट, ठीक है। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, इट्स योर वाई एक्सिस, ओके, दिस ओरिजिन, ये पीपीसी आपका हमने एज्यूम कर लिया है, ए ई। ये आपके पास क्या है, पीपीसी है। यहाँ पे आपका व्हीट था और यहाँ पे आपका क्लॉथ है, ठीक है। अगर व्हीट का प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, राइट में। नंबरिंग होती है ना आपकी 1 2 3 4 5, तो राइट साइड में बढ़ती है नंबरिंग। तो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सपोज ई से आ गया E1 पे, व्हीट का प्रोडक्शन आपका क्या हो गया, पहले OE था, अब क्या हो जाएगा, O से लेके E1 तक। इन सेम वे अगर जो क्लॉथ है इसके प्रोडक्शन के लिए भी रिसोर्सेज बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमने इसको नाम दे दिया A1, पहले A पे था अब A1 पे हो गया, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे, ये आ गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, कि पीपीसी आपका किधर शिफ्ट हो गया, राइट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो राइट साइड में कब शिफ्ट होगा, जब दोनों ही गुड्स के लिए, क्लॉथ और व्हीट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ज़्यादा, जो रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे, और इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, दोनों ही गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी में क्या जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इन दैट कंडीशन पीपीसी विल शिफ्ट फ्रॉम AE टू A1 E1, AE से शिफ्ट होके A1 E1 पे चला जाएगा, ओके। सेकंड पार्ट है इसका लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है आपका वो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कि जो पीपीसी है आपका लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। लेफ्टवर्ड किस कंडीशन में होगा, इंक्रीज का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले रिसोर्सेज ज्यादा थे, अब रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम। और यहाँ पे हो जाएगा डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स, ठीक है। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस कंडीशन में होगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं आपके अगर वो कम हो रहे हैं, पहले आपके पास रिसोर्स आते हैं, आपके पास लेबर ज्यादा था, कैपिटल ज्यादा था, लैंड ज्यादा था, ठीक है, लेकिन लैंड भी कम हो गया किसी वजह से, लेबर भी कम हो गया, कैपिटल भी कम हो गया, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिग्रेड का मतलब होता है अपग्रेड, मतलब नई टेक्नोलॉजी का आना। डिग्रेडेशन मतलब अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, यू आर वर्किंग ऑन द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आप वर्क कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो पीपीसी आपका इट विल शिफ्ट टू द राइट साइड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बनाया था, इसको देखिएगा, ये पहले जो प्रोडक्शन था AE के ऊपर था, AE के ऊपर आपके कॉम्बिनेशन थे, तो जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं AE आपका ऑलरेडी गिवन एक पीपीसी है, ठीक है, एक पीपीसी गिवन है। अब उससे क्या है, जो व्हीट का प्रोडक्शन है इसके लिए रिसोर्सेज कम हो गए, तो पहले प्रोडक्शन E पे था, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यहाँ आ गया E2 पे, ठीक है। सेम वे में जो क्लॉथ है इसका प्रोडक्शन कम हो गया, ये भी किस पे आ जाएगा, A2 पे, कम इधर के लिए होगा ना, ठीक है, ये हो गया। तो जो दोनों ही गुड्स हैं, चाहे व्हीट है चाहे क्लॉथ है, दोनों के प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज थे वो डिक्रीज हो गए, पहले रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल थे, अब कम है, और जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो दोनों की वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। तो जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो A से घट के A2 पे आ गया, और जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो E से घट के E2 पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट।
तो ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इट इज कॉल्ड योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो पीपीसी आपका लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। होप आपको क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो जो पीपीसी, चेंज इन पीपीसी का मतलब है कि पीपीसी अपनी पोजीशन को छोड़ सकता है, बदल सकता है। दो कंडीशन है, या तो शिफ्ट होगा या रोटेट होगा। शिफ्ट के भी आगे दो कंडीशन है, इधर इट विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड डायरेक्शन और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने दोनों ही आपको यहाँ पे बता दिया। राइटवर्ड तब होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, और लेफ्टवर्ड तब होगा जब रिसोर्सेज घटेंगे और टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी। और दोनों का ग्राफिकली आपको मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दिया है। ओके, लेट्स सी द रोटेशन ऑफ पीपीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की थी शिफ्ट की, अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी की। पीपीसी रोटेट कब होगा, ठीक है। तो रोटेट के लिए दो ही कंडीशन है, इधर इट विल रोटेट टू द राइटवर्ड डायरेक्शन और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, या तो राइट में रोटेट होगा या तो लेफ्ट में होगा। अब हम बात करें यहाँ पे इन केस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी लिया और एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी ली थी आपकी वीट। हमने एक्स एक्सिस पे वीट का प्रोडक्शन लिया था। अगर यहाँ पे क्या है, रोटेशन किस कंडीशन में होगा, दो गुड्स हैं आपके, एक क्लॉथ है और एक वीट है। अगर वीट के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, या रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज दोनों ही सही हो रहा है, ठीक है। जबकि क्लॉथ के प्रोडक्शन ना तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना ही रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, ठीक है। अगर वीट के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं और रिसोर्सेज भी आपके बढ़ रहे हैं, ऑन द सेम हैंड क्लॉथ की जो प्रोडक्शन है वो उसके लिए टेक्नोलॉजी, ना तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना ही रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली जो वीट का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जहाँ पे वो पहले था, ठीक है ना। यही होगा, अगर दो गुड्स है वीट और क्लॉथ है, वीट के प्रोडक्शन के लिए अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्लॉथ के प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी उसके लिए इंप्रूव हुई है ना ही रिसोर्सेज बढ़े हैं। तो उसका जो प्रोडक्शन पहले था दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वही प्रोडक्शन अभी भी रहेगा। तो इस कंडीशन में जो पीपीसी कर्व है वो आपका राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। देखिए कैसे, वाई एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने वीट का प्रोडक्शन लिया था, यहाँ पे हमने क्लॉथ का प्रोडक्शन लिया था। ये ऑलरेडी पीपीसी आपको गिवन है, इसको हमने एई नाम दे दिया, ठीक है। ए पीपीसी आपके पास पहले से गिवन था, ठीक। अब जो वीट है इसके प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी बढ़ी और रिसोर्सेज बढ़े, तो वीट का प्रोडक्शन आपका ई से कहाँ जाएगा, E1 पे। इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जो क्लॉथ है इसका प्रोडक्शन पॉइंट ए पे था, लेकिन ना तो रिसोर्सेज बढ़े ना ही टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई, तो इसके प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ए का ए पे ही बना रहेगा, ठीक है। तो अब दो पॉइंट आ गए, ए और E1। ए को आप E1 से कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड योर राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन, ओके। इसको हम बोलेंगे राइटवर्ड रोटेशन। मींस एक तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन दूसरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इन अ सेम वे अगर जो वीट है इसके लिए ना तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं ना ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ठीक है। रिसोर्सेज भी घट गए और टेक्नोलॉजी भी क्या आउटडेटेड, तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर वीट का प्रोडक्शन कम होगा तो पहले प्रोडक्शन ई पे था, ये आ जाएगा E2 पे, ठीक है। और जो क्लॉथ है इसके में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी वही है, रिसोर्सेज भी वही है जो पहले थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन है इसके लिए रिसोर्सेज भी घट गए, टेक्नोलॉजी भी डिग्रेड हो गई है, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो पहले प्रोडक्शन पॉइंट ई पे था, किस पे आ जाएगा, E2 पे, जबकि ए का कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड योर लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो राइट और लेफ्टवर्ड कब होगा, जब एक गुड्स के लिए प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और अगर उसके लिए रिसोर्सेज घट रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो दैट विल रोटेट टू द लेफ्ट साइड, ओके। तो अभी हमने बात की थी इन केस ऑफ कम्युनिटी ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ कम्युनिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो कम्युनिटी और वाई एक्सिस पे क्या कम्युनिटी आपकी, क्लॉथ, ठीक है। अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, जबकि वीट के प्रोडक्शन ना तो रिसोर्सेज बढ़े हैं ना तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली जो आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और वीट का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, यही होगा, ठीक है। अगर जो क्लॉथ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके लिए रिसोर्सेज आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आपको कॉटन वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह इजीली मिल रहा है, लेबर इजीली मिल रही है, कैपिटल भी आपका सफिशिएंट है,
ठीक है, लेटेस्ट मशीनरी आपके पास अवेलेबल हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन वीट के प्रोडक्शन में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो लेबर मिल रही है, ना रिसोर्सेज है, ना लैंड है, ना कैपिटल है, कुछ नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा, वही कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, ये ले लीजिए, हमने मान लिया पीपीसी ले लिया, इसको नाम दे दिया आपने ए। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, क्लॉथ की। क्लॉथ आपका किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस प्रोडक्ट की, क्लॉथ की बात कर रहे हैं। अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये आ जाएगा A2 के ऊपर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो वीट है, इसके प्रोडक्शन के ना तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो इसका प्रोडक्शन पॉइंट ई पे ही रहेगा। तो इसको आप कनेक्ट कर देंगे ई से, तो आपका जो नया पीपीसी आ गया, पहले आपका पीपीसी ए था, अब ये रोटेट हो गया आपका राइट साइड में, तो ये आ जाएगा A2EU। ठीक है, इट इज कॉल्ड द राइटवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक, इन अ सेम वे लैटरल रोटेशन भी होगा। अगर जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है, इसके लिए रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मैंने वाइस वर्सा मतलब अपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट। अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन घट जाएगा, A2 से आ जाएगा A3 पे। सपोज यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन घट के, और वीट के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, ना ही रिसोर्सेज में, तो इसका प्रोडक्शन वही रहेगा। तो इसको आप इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ई से, तो ये पीपीसी आ गया आपका। इट इज कॉल्ड योर लेफ्टवर्ड रोटेशन, इट इज कॉल्ड योर राइटवर्ड रोटेशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हमने बात करी थी पीपीसी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन की बात करी, उसके बाद हमने स्केड्यूल देखा, उसका ग्राफ देखा, उसके हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा शिफ्ट चेंज इन पीपीसी, शिफ्ट और रोटेशन, दोनों टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।